हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, लगातार आपको हमारे चैनल पर सीटेट की क्लासेज मिल रही हैं, जहां पर आपको साथियों कम समय में एक बेहतरीन और शानदार कंटेंट दिया जा रहा है और आप कम समय में बहुत कुछ सीखने को पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों और आपको साथियों 2 वीडियो के माध्यम से ये भी बताया गया कि कैसे हम कम समय में सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं और एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे जो है भर्तियां आने वाली हैं, जहां पर आपका सीटेट मांगा जाएगा। तो अगर आप सीटेट पास रहेंगे तो ही उन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो है चाइल्ड पेडागोजी सीडीपी के टॉप 13 क्वेश्चन को, जो कि आपके शिक्षण विधि से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो एक बार साथियों आप मेरे पढ़ाने का अंदाज जरूर देखिएगा साथियों, उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार लगेगा। यहाँ पर आपको साथियों चारों ऑप्शंस में से कैसे हम एक बेहतरीन ऑप्शंस को चुन पाएंगे, इन सब चीजों पर भी चर्चा करता हुआ मैं चलता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और आपको जो है बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आपको हमारे पढ़ाने का जो अंदाज है बहुत ही अच्छा लगेगा और आप खुद ही चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे बिना कहे हुए। तो साथियों पहले आप 2 से 3 क्वेश्चन ही आप देखिए, इसके बाद अंदाजा खुद लगा लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। तो यहां पर आप समझिएगा कि कह रहा है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। यदि कैसे और अच्छा जो है शिक्षण हो सकता है, शिक्षण प्रक्रिया। तो पहला ऑप्शन है आपका, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। तो ये ऑप्शन एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर छात्र को स्वयं करके सीखने का मौका दिया जा रहा है। तो सीटेट में ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर छांटा जाता है कि जहां पर छात्र स्वयं करके सीखे, उन प्रश्नों के उत्तर को जो है साथियों वह ऑप्शन जो है अच्छा माना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका अभी तक सबसे अच्छा है। दूसरा है, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित आ गया, तो यहाँ पर कभी भी शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित को हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम छात्र को जो है प्राथमिकता देंगे कि छात्र जो है स्वयं करके सीखे और उसके नियंत्रण में सब कुछ चीजें हों। अगला ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा है, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। तो यहाँ पर शिक्षक अगर केंद्रीय भूमिका यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है तो भी ऑप्शन गलत हो गया। मैंने कहा कि शिक्षक केवल एक सुगम करता है, एक सहायक करता है, वह साथियों मुख्य फोकस नहीं है। मुख्य फोकस कौन है? छात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें, शिक्षण अधिगम को निर्देशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, छात्र को स्वयं करके सीखने का मौका दिया जाएगा और उसी को नियंत्रण दिया जाएगा कि स्वयं करके सीखे। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक अच्छे ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए, छात्र जो कार्य स्वयं करते हैं वे उसे आसानी से सीख लेते हैं, इसीलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जहां पर छात्र को स्वयं करके सीखने का मौका दिया जाए, यानी कि करके सीखने की विधि अपनाई जाए, वह सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सबसे बेहतरीन है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। तो शिक्षण प्रभावी कब होगा, यदि क्या किया जाए। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुवेदन को प्रयोग में लाया जाए नहीं। ठीक है, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुवेदन वाला ऑप्शन पहला गलत हो गया। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित, मैंने अभी ऊपर आपको चर्चा किया, तो तुरंत ही ऑप्शन आप गलत काट देंगे जहां पर शिक्षक निर्देशित आ गया। ठीक है, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां व प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिया जाए, यह भी गलत हो गया क्योंकि शिक्षक निर्देशित आ गया। और चौथा ऑप्शन है, छात्र केंद्रित। देखिए यहाँ पर छात्र केंद्रित आया कि नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्र केंद्रित आ गया, तो आंख बंद करके आप इसे टिक कर दीजिए सही में। और इसकी व्याख्या क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। छात्र केंद्रित अनुशासन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। अंतःक्रियात्मक विधि का उपयोग किया जाए, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो गया, जो कि आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करने से शिक्षण क्या होता है? प्रभावी होता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, ठीक है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक क्या करता है? छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु बनाता है छात्रों को। तो बिल्कुल सही है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। पारस्परिक मतलब आपस में छात्र जो क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे से पूछताछ करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, प्रोत्साहित करता है ऐसा करने के लिए छात्रों को। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करना। वास्तव में जो है समाज में, देश में, विश्व में क्या परिस्थितियां चल रही हैं उसमें बच्चों को जो है ढाला जाए। तो ऐसी तीसरा ऑप्शन ये हो गया। तो
तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो शिक्षक होता है उसको ऐसा होना चाहिए कि छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति लाए और आपस में बच्चों को प्रोत्साहित करे वाद विवाद के लिए, ठीक है, और वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए कि बच्चों में जो है जिज्ञासा पैदा कराए कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा शांत करता है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करता है और उनको वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है ताकि छात्र अपने ज्ञान व्यवहारिक स्तर पर ला सकें, सामाजिक स्तर पर ला सकें, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए साथियों, आपका देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सृजनात्मकता की विशेषता है, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या क्या होती है? मौलिकता होती है, लचीलापन होता है, प्रभावशीलता होता है। तो उपरोक्त तो सभी, आपका ऑप्शन डी हो गया। यानी कि जो सृजनात्मकता होता है उसकी क्या क्या विशेषता होगी, ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिए। मौलिकता होगी, लचीलापन होगा, प्रभावशीलता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। तो छात्रों में जो है पठन पाठन के लिए कौन कौन सी विशेषताएं? अधिगम में क्रियाशीलता, अधिगम मतलब सीखना, और सीखने में क्रियाशीलता नहीं रहेगी तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो विशेषता होती है कि बच्चे जो है क्रियाशील हों। छात्रों में सीखने की योग्यता, बिल्कुल, अगर छात्रों में सीखने की योग्यता नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना। जब बच्चा साथियों स्वयं क्रिया करेगा, स्वयं करके सीखेगा, ठीक है, जैसे कोई चित्र निर्माण करना हो, कोई कार्य करना हो, कोई क्वेश्चन हल करना हो, तो जब बच्चा साथियों स्वयं प्रयास करके सीखता है और अपना अनुभव प्राप्त करता है तो वह साथियों क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है, और वह ज्ञान का निर्माण साथियों बच्चे में क्या होता है? अस्थायी होता है। तो पठन पाठन की ये सभी विशेषताएं हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक जो है आपका कथन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन का जो है आधारभूत विज्ञान है। ये साथियों किसका है? ये आपका स्किनर का है। किसका? स्किनर का कथन है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। क्या कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों प्लेलिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो जो साथियों हिंदी के अक्षर होते हैं जैसे आ ई, ये सभी बालक कब पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की अवस्था में। कब? 5 वर्ष की अवस्था तक बालक जो है इनको पहचानने लगते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलेक्सिया, इसको साथियों डिसलेक्सिया भी कहते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। ये साथियों आपका क्या है? ये आपका पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है। क्या? पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। तो साथियों ये अक्षमता, अधिगम विकार पर मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रिक के माध्यम से, कभी आप नहीं भूलेंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अथवा प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझा दिया हूं, और वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा, ठीक है, अक्षमता से। तो जाकर जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से अथवा डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका आ गए जीन पियाजे यहाँ पर। तो जीन पियाजे साथियों आपके सीटेट एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि आपका जीन पियाजे की थ्योरी से आपके साथियों 3 से 4 क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा नंबर यहाँ से आप साथियों गेन कर सकते हैं अगर इनकी आपने थ्योरी जो है, सिद्धांत को आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर आपको मैं साथियों सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन को पहले देखिए, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो साथियों मैं बता दूं कि जीन पियाजे ने अपने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जहां पर 0 से 2 वर्ष को साथियों आप कहते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, जिसको सेंसरी मोटर भी कहते हैं अंग्रेजी में, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरा है 2 से 7 वर्ष, जिसको साथियों कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद आपका 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसके बाद है जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को जो है कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथे को, ठीक है। तो इसका जो है एज है 11 से 15 वर्ष। तो पहला हो गया संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं?
तो जब बालक गर्भावस्था में होता है तो उसको साथियों जो है टोटल 280 दिन होते हैं टोटल विकसित होने में, 280 दिन कम से कम लगते हैं, ठीक है। तो 280 दिन लगते हैं उसको विकसित होने में, तो ये आप जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है खासकर आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, ठीक है। तो जो विद्यार्थियों को साथियों परामर्श दिया जाता है उसकी क्या उपयोगिता है, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल होते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो छात्रों को परामर्श दिया जाता है उससे साथियों उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि सर जी ने जो है हमको यह चीज बताया है तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है और वे साथियों एक अच्छा जो है ज्ञान सीख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परामर्श का जो परिणामी प्रभाव छात्रों में के आत्मविश्वास में वृद्धि है। परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है और छात्र या व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। तो हमने यही चीज आपको समझाया कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास की, सर जी ने यह चीज ऐसे बताया है तो इसी तरह से होगा, तो उनको चीजें आसान लगने लगती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, क्या देखिए ध्यान से, बहुग्रेड अध्यापन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण करे, नहीं, एक विद्यार्थी एक समय में एक ही क्लास उत्तीर्ण कर सकता है, ये आपको भी पता है, सीक्वेंस से, एक में, दो में, तीन में, चार में, ऐसे एक, हम ऐसा नहीं होगा कि 2 और 3 क्लास इकट्ठा ही उत्तीर्ण कर लिया। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर जो है बहुग्रेड अध्यापन का मतलब, बहु मतलब बहुत, यानी कि कई, और ग्रेड मतलब कक्षा की बात हो रहा है, अध्यापन मतलब पढ़ाना। तो यानी कि अध्यापक जो है, जैसे मान लीजिए कि 1 से 5 तक का स्कूल है और उसमें मान लीजिए 5 टीचर हैं, और अगर साथियों 2 टीचर नहीं आए तो मान लीजिए तीसरा जो टीचर है वो साथियों 2 क्लास और इकट्ठा करेगा अपने क्लास में, 2 क्लास के बच्चों को, तो उन सभी को एक साथ पढ़ाएगा। तो वही चीज आपका कहलाता है बहुग्रेड अध्यापन, यानी कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना क्या कहलाता है, बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान को संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि शिक्षकों की भूमिका होता है कि ज्ञान का संप्रेषण करे जिससे बच्चे सीख पाएं, छात्रों को अनुशासन में रखना उनका कार्य होता है, और छात्र केंद्रित शिक्षा प्रदान करे, हमेशा छात्र केंद्रित शिक्षा की बात की जाएगी। साथ में क्रिया आधारित, यानी कि बच्चों को जो है बैठने नहीं देना, उनमें हमेशा क्रिया कराते रहना है कुछ ना कुछ, ठीक है। और अंतः क्रिया अधिगम सृजन करना जो है ये क्या, कौन सी, किसका कार्य है, शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षकों का कार्य है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका हो गया है। ध्यान से देख लीजिएगा इन पांचों चीजों को। यहाँ पर आपका कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका निम्न होती है, ठीक है। कक्षा कक्ष में शिक्षक की कौन कौन की भूमिका होती है, ज्ञान का संप्रेषण करना, क्रिया आधारित अधिगम का सृजन करना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की समस्याओं को हल करना, और छात्रों की जिज्ञासा को क्या करना, शांत करना। शांत करना कि बच्चे के मन में कोई प्रश्न उठा तो उसको आप जो है बताइए, समझाइए कि कैसे क्या होगा, इस तरह का जो है ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर 5 चीजें हमने शिक्षक के कार्य को बताया, तो इस चीजों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, ये तो आपका सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर आप जो है बिना चारों ऑप्शन पढ़े नहीं लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, खासकर शिक्षण विधि के। तो कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, तो जब पठन पाठन के में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो है वो हमको छात्रों को क्या पढ़ाना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, सब निर्धारित रहता है। बिना निर्धारित पाठ्यक्रम के आप छात्रों को जो है पढ़ाएंगे तो उसका परिणाम अलग होगा, वो जो है बच्चे क्रम वाइज नहीं सीख पाएंगे, तो ज्ञान जो है अस्थायी नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अन्य कोई क्वेश्चन होता तो वहां पर जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो अगर एक बालक प्रतिभाशाली है, उसकी आप मदद कैसे करेंगे? उस पर अधिक ध्यान देकर, बिल्कुल सही। उस पर अधिक पुस्तकें नहीं देंगे, उसे अधिक समय नहीं देंगे, ठीक है? सभी बच्चे बराबर हैं, समय सभी को बराबर देंगे, ठीक है? उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर नहीं, उस पर अधिक ध्यान देकर, क्योंकि जो साथियों अधिक प्रतिभाशाली बालक होता है, उसमें कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं। तो प्रतिभाशाली बालक को एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है, ताकि उनके समस्याओं को हल किया जा सके, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होगा, वे बड़े से बड़े जो है समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को जल्दी सीख पाएँगे। तो उन पर हम एक अलग जो है शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, ताकि वह बच्चा जो है और आगे बढ़ता जाए, ठीक है? तो यहाँ पर उनको हम क्या करेंगे, उन पर अधिक ध्यान देंगे, और कौन-सी शिक्षा विधि उन पर अपनानी है, इस पर हमेशा लगातार फोकस करते रहेंगे। तो उन पर अधिक ध्यान देकर हम क्या करेंगे, एक प्रतिभाशाली बालक की मदद करेंगे। ये साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खास आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, आपका जीन पियाजे से आ गया। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का जो मानसिक विकास होता है 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो साथियों जो जीन पियाजे हैं वे आपके बालकों का जो मानसिक विकास है उसको 0 से 14 वर्ष में विभाजित कर दिया है इन्होंने, और इनका मानना है कि 14 से 15 वर्ष तक जो बालकों का मानसिक विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7 से 14 वर्ष, तो इसको आप जो है बना लीजिए 7 से 11 वर्ष, ठीक है? इस वर्ग में जो बालक आते हैं उनको किस अवस्था में माना जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है चारों अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं? एक है संवेगात्मक बुद्धि विकास अवस्था, दूसरा है पूर्व संकार्य या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तीसरा है मूर्त संकार्य या संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक, ठीक है, या अमूर्त भी इसी को कहा जाता है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर साथियों जो आपका 0 से 2 वर्ष होते हैं वह साथियों संवेदीगामक अवस्था, बुद्धि विकास अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका 2 से 5 वर्ष, ठीक है, और 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष, और जो है 7 से 11 वर्ष आपका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और 11 से 15 वर्ष आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर 7 से 11 अगर हम माने तो यहाँ पर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर में आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। देखिए संवेदीगामक बुद्धि विकास अवस्था में आपका 0 से 2 वर्ष, पूर्व संकार्य अवस्था में आपका 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, मूर्त संकार्य अवस्था में आपका 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संकार्य अवस्था में आपका 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार 4 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपका लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पीछे जो है कुछ छात्र बैठे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो आप उनसे किस प्रकार निपटारा करेंगे। तो इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, उनकी उपेक्षा करेंगे नहीं, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिया जाए, तो आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे और कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, बिल्कुल ही इस तरह का ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो वो आपका 100% गलत रहे। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, बिल्कुल गलत, ठीक है। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन डी होगा। एक शिक्षक का जो है उत्तरदायित्व तो होता है कि अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई में, तो आप उसकी समस्याओं को जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको जो है शिक्षा देंगे। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है। तो जो व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है ये है आपकी प्रक्षेपी विधि। क्या है? प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। तो ये आप जानिए कि जो व्यक्तित्व के बालक के व्यक्तित्व के मापन की जो है वस्तुनिष्ठ विधि कौन है, आपका जो है ये प्रक्षेपी विधि है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में शिक्षा प्रणाली, ठीक है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, और परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो आपका ऑप्शन सही जाएगा बी, रोजगार के लिए तैयार करती है। जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो साथियों व्यक्ति को जो है बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करती है, जीवन के लिए। और इन सभी का ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा रोजगार के लिए तैयार करती है जो भारत की शिक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण कहाँ कब किस किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, और फिर बाल्यावस्था दूसरे नंबर पर। जो बालक की अवस्थाएं होती हैं इनको 4 भागों में, पहला आपका शैशवावस्था होता है, दूसरा आपका बाल्यावस्था, तीसरा आपका किशोरावस्था, चौथा आपका साथी होता है प्रौढ़ावस्था, ठीक है।
तो जो बालक किस अवस्था में कल्पना करता है, मतलब कि मन में एक से एक विचार लाता है कि ऐसा करता वैसा करता, तो इस तरह की जो कल्पना होती है वे कब करते हैं बच्चे? तो ये करते हैं शैशवावस्था में और किशोरावस्था में, दोनों में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर कल्पना की बात आए तो शैशवावस्था और किशोरावस्था में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 साथियों। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जो मुख्य मुख्य रंग होते हैं जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, इनकी पहचान कब कर लेता है, किस अवस्था में कर लेता है? तो साथियों 5 वर्ष की अवस्था में। कब? 5 वर्ष की अवस्था तक जो है बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाता है। तो इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। ये सभी वन लाइनर की तरह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ठीक है। तो जो साथियों बालक होता है वे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है और जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है उसको चलाना प्रारंभ कर देता है। तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये साथियों आपका शैशवावस्था, ठीक है। यानी कि आपका 6 वर्ष तक जो है ये कार्य 3 पहिए वाली साइकिल को चलाना, और जो है 6 वर्ष तक जो है बच्चे धीरे धीरे बोलना भी चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका शैशवावस्था हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? देखते होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो जिधर प्रकाश होता है, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको कमरे में ही रखा जाता है ज़्यादातर, जहाँ पर लाइट कम होती है। तो जैसे ही बच्चा बाहर के वातावरण को देखता है जहाँ पर प्रकाश होता है, या टार्च आप जला दीजिए या सूर्य की रोशनी, ठीक है, तो बच्चा उधर ही भागता है। तो जो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है वो बच्चा किधर? प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। किधर? प्रकाश की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका दमन नहीं करना है, उत्तेजित नहीं करना है, सक्रिय नहीं करना है, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को सक्रिय करना है, लेकिन कब करना है? जब बच्चा जो है पढ़ाई ना करता हो और शांत होकर क्लास में एकदम ऐसे बैठा हो जैसे उसको पढ़ाई से कोई लेना देना ना हो, तब उसके मन में जिज्ञासा पैदा करेंगे कि बच्चा जानने की कोशिश करे। लेकिन अगर बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है तो उसको हम शांत करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा आपसे, तो जब क्वेश्चन करेगा तो उसको हम जो है उत्तर देंगे, उसके समस्याओं को सुलझाएंगे, जिससे बच्चा जो है क्या करेगा? उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हुआ। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में अगर बाल विकास की शुरुआत की बात करें तो 1930 में प्रारंभ हुआ। इसके पहले बाल विकास जो है कुछ नहीं था बाल विकास के रूप में, क्योंकि इसके पहले दूसरे तरीके से जो है पढ़ाई लिखाई होती थी। तो बाद में जो है वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया और बाल विकास की शुरुआत की गई 1930 में, ठीक है। तो आपका ये उत्तर हो गया। चलिए साथियों 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो, और जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी चीज है? ठीक है। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असुरक्षा का। देखिए जब किशोरावस्था में बालक होता है तो उसके रुचियों का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है, अभिवृत्ति उसके मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बालक जो है उसकी किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्या? आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा अपने आप को एक राजा महाराजा की तरह समझता है अपने किशोरावस्था में, ठीक है। तो जो है उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है इस अवस्था में। ये बहुत सारे इसके विशेषताएं होती है किशोरावस्था की। तो यहाँ पर वो अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक विकास में उसकी किशोरावस्था में असुरक्षा जो है वो प्रभाव नहीं डालता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी किशोरावस्था से है, ध्यान से देखिएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था की बात कर रहा है और चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, तो यहाँ पर परंपराओं को धारण करने की अवस्था, और ये गलत हो जाएगा, और आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ठीक है। आधारहीन क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपने आप को एक स्पेशल और एक आत्मविश्वासी वाला समझने लगता है। तो यहाँ पर जो है उसकी आत्म चेतना ही सब कुछ होती है इस अवस्था में। तो यहाँ पर जो है आधारहीन जो अवस्था होती है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था के लिए, ठीक है, इसके चरित्र निर्माण के लिए, क्योंकि ये आत्म चेतना को जो है सब कुछ मानने लगता है इस अवस्था में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं स्फुटित करता है, ये एक कथन है, ठीक है, कि विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों आपका किसका है? हरलाख का। किसका? हरलाख का है, कि हरलाख जी कहते हैं कि जो विकास व्यक्ति में
नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये हरलाट जी का कहना है। तो इसको आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। कथन जरूर एक आ जाता है और आपके यूपी टेट और सुपर टेट में तो खासकर कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं किशोरावस्था से। ये भी है साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है किशोरावस्था से बनता है। और किशोरावस्था साथियों आपके सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक जो है साथियों कथन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ध्यान से फिर से देखिए कथन को। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो ये कथन साथियों आपका स्टेनली हॉल का है। किसका? स्टेनली हॉल का। स्टेनले हॉल भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पर इनका स्टेनले हॉल जी का कहना है कि जो किशोरावस्था होता है वो एक नया जन्म होता है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का क्या होता है? जन्म होता है। तो किसका है? ये स्टेनले हॉल जी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था से, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो यहाँ पर आपका जो है चारों में से ऑप्शन सही हो जाएगा जीन पियाजे का। ठीक है, तो जीन पियाजे आपके ऑप्शन नंबर बी पर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इनकी थ्योरी जरूर देख लीजिए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। किसका है? ये आपका कथन है जीन पियाजे जी का। तो उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर ज्वाइन करें। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी साथियों, प्लेलिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।